ट्रांजैक्शन की जानकारी देनी होगी। ये कब से है? अभी बहुत सारे लोग हैं जो अपना कई सारे प्लानों में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो का लेन देन कर रहे हैं। उनके दिमाग में ये है कि हम यहाँ से कमाएंगे, वो इंडिया के बाहर जा करके अपना हम क्रिप्टो को बेच के चले आएंगे। इसी इसी पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारे हमसे आपसे आगे गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है। गवर्नमेंट ने 2027 से विदेश में रखने वाले सारे क्रिप्टो हर ट्रांजेक्शन को जानकारी देनी होगी। कैसे काम करेगा, इसके लिए देखिए पूरा फ्रेमवर्क रेडी हो रहा है और लगभग लगभग ये तैयार भी हो चुका है। जैसे भारत 1 अप्रैल 2027 से क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसका नाम है CRF, को लागू करेगी। इसके तहत निवासी भारतीय विदेश में रखी क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग को भी टैक्स के दायरे में आ जाएगी। इस नियम के बाद भारतीय टैक्स अधिकारियों को विदेश में रखी क्रिप्टो एसेट की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। इससे इनकम टैक्स चोरी रोकना आसान होगा। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत द्वारा अगले साल बहुपक्षीय मल्टीलेटरल कंपटीशन अथॉरिटी एग्रीमेंट MCA पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप इसको कंप्लीट जानकारी लीजिएगा। तो ये दिखाने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग अभी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम यहाँ नहीं क्रिप्टो बेचेंगे, विदेश में जाकर के हम बेच देंगे। लेकिन गवर्नमेंट उनसे भी एक कदम आगे है, वहाँ की सरकार से, यहाँ की सरकार का एक समझौता हो रहा है। यहाँ का बंदा भी अगर वहाँ जाकर के कुछ भी क्रिप्टो बेच रहा है, उसका भी इंफॉर्मेशन इंडिया भारत सरकार को आने वाला है। तो हम बताने का ये हमारा पर्पज ये है कि हम लोग जिस प्लेटफार्म पे हैं, हम पूरी तरह लीगल प्लेटफार्म पे और सुरक्षित प्लेटफार्म पे हैं। जो ऐसे ही प्लेटफार्म की आवश्यकता कुछ दिन के बाद सभी को पड़ने लगेगी, जब अभी विदेश में भी ये इनकम टैक्स का रिकॉर्ड जब गवर्नमेंट रखना शुरू कर देगी। दूसरा हम लोग आर्टिकल देखते हैं, भारत में एक न्यूज आया था, जैसे 12 अक्टूबर 2025 का ये न्यूज है। नव भारत टाइम्स, छत्तीसगढ़ का उड़ीसा, हाँ छत्तीसगढ़ उड़ीसा में चलता है नव भारत टाइम्स। इसने लिखा था भारत में जल्द स्टेबल कॉइन की एंट्री संभव है। क्यों संभव? क्रिप्टो की तुलना में स्थिर और भरोसेमंद विकल्प माना जा रहा है, कई देशों में मान्यता भी है। स्टेबल कॉइन क्या होता है? स्टेबल कॉइन के बारे में थोड़ा सा डिटेल ये दिए हैं। बिटकॉइन या इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी की कीमतें अस्थिर होती है। इनके दाम बाजार की हलचल या बड़े निवेश से पल भर में ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसके विपरीत स्टेबल कॉइन एक डिजिटल मुद्रा होते हुए भी डॉलर या यूरो जैसी पारंपरिक फिएट करेंसी से जुड़ा रहता है। इसकी कीमत अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। जैसे एक स्टेबल कॉइन की वैल्यू आमतौर पर $1 या €1 के बराबर होती है। ये स्टेबल कॉइन क्या है इसके बारे में बताया गया और भारत में तेजी से बढ़ रहा है भरोसा। देखिए, एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 30 करोड़ स्टेबल कॉइन होल्डर हैं। डॉलर से जुड़े होने के कारण इसका अंतर्राष्ट्रीय लेन देन आसान है और यह पारंपरिक रेमिटेंस की तुलना में सस्ता भी पड़ता है। यही वजह है कि भारत जैसे तेजी से डिजिटाइज होते देश में स्टेबल कॉइन को लेकर रुचि लगातार बढ़ रही है। ये स्टेबल कॉइन के बारे में ये जो आया था, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान के बाद अटकलें ये बढ़ाई गई थी। ये समाचार आपको आया था 12 अक्टूबर 2025 में। अगला हम लोग इस पे देखते हैं, ये ये भी एक सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये आदेश दिया था, जैसे अंग्रेजों के दौर के भूमि कानून को केस बढ़ रहे हैं, ब्लॉकचेन अपनाए। सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग से अध्ययन कर रिपोर्ट मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया था कि जो भी हमारा भूमि कानून है इसको ब्लॉकचेन पे अपनाया जाए, जिससे क्या है कि हमारा पूरा डेटा सुरक्षित रहे और हमें जब डेटा देखने की आवश्यकता हो तो हम देख सकें। जैसा हम लोग हमारी जिस जूम मीटिंग में हमारे कई साथी आते हैं, सुबह शाम आपको ब्लॉकचेन के बारे में ही बताते हैं, ब्लॉकचेन क्या है, कैसे काम करेगा, इस पे हमें आपको यूज करने से क्या फायदा होने वाला है। तो हमें आपको भी इसका फायदा तो नहीं नजर आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे विधि आयोग से अध्ययन कर रिपोर्ट मांगी है इसके बारे में। अब भास्कर नॉलेज क्या कहता है, कुछ राज्यों में ब्लॉकचेन के पायलट प्रोजेक्ट शुरू भी हो चुके हैं। ब्लॉकचेन की प्रौद्योगिकी क्या है? ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर, ब्लॉक्स में डेटा रिकॉर्ड रहता है, हर ब्लॉक पिछले से जुड़कर चेन बनाता है और डेटा क्रिप्टोग्राफिकल सुरक्षित रहता है, जिसको हम बदल नहीं सकते। अब जमीन की रजिस्ट्री में इसकी क्या भूमिका होने वाली है? पूरा रिकॉर्ड जैसे खसरा नंबर, मालिक, क्षेत्रफल आज डिजिटली सुरक्षित होता हो। खरीदने बेचने के समय पूरी स्वामित्व श्रृंखला सामने आ जाएगी।
नई रजिस्ट्री पर भी खरीदार, विक्रेता और ट्रांजैक्शन का ब्यौरा नए ब्लॉक में अपडेट हो जाएगा। दूसरा है, भारत में कहीं ये तकनीक प्रयोग हुई है क्या, किसी ने सवाल किया है। तो उसका उत्तर है, कुछ राज्यों में ने ब्लॉकचेन आधारित रजिस्ट्री के पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिए थे। आंध्र प्रदेश में 2017 और महाराष्ट्र ने 2018 में इसकी घोषणा की थी। प्रोजेक्ट अभी ट्रायल स्तर पर है। तेलंगाना ने धराली पोर्टल में ब्लॉकचेन के इस्तेमाल की घोषणा की थी। यह लागू करने की दिशा में चुनौती क्या है? तो रिकॉर्ड की विश्वसनीयता, अधिकांश रिकॉर्ड अधूरा, कागजी या विवादित, गलत डेटा और ब्लॉकचेन पर दर्ज होने के बाद गलती अस्थायी हो जाएगी। ये थोड़ा सा है, तो इस पे काम चल रहा है और बहुत जल्द ये कई सारी चीजें हैं जो हमारी ब्लॉकचेन पे ऑटोमेटिक ये मर्ज हो जाएंगी। प्राइवेट के साथ में गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन को बहुत तेजी से अडॉप्ट करता चला जा रहा है। अगला हम लोग देखते हैं कि क्रिप्टो एसेट के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्रिप्टो में भारी जोखिम होता है, लेकिन उसके बंद हिस्सेदारी है। महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 12.1% है और कर्नाटका की हिस्सेदारी अगर हम लोग देखेंगे 7.9% है। दिल्ली एनसीआर की हिस्सेदारी देखेंगे 7.4% है। हरियाणा 6% है। इस तरह से कई सारे राज्यों की हिस्सेदारी दिखाई गई है, जिसमें नीचे आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी में 2025 में आए निवेश में हिस्सेदारी है। अब ग्रामीण इलाकों के लोग भी क्रिप्टो को अपनाने लगे हैं। आज के 5 साल पहले अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी जो आईटी सेक्टर से थे या जो ज्यादा पढ़े लिखे थे उनकी समझ में आता था, लेकिन अभी इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती चली जा रही है कि ग्रामीण सेक्टर में भी क्रिप्टो करेंसी को लोग यूज करना शुरू कर चुके हैं। अब तो ब्लॉकचेन के बारे में एक नए जितने नए वर्ग के बच्चे आ रहे हैं उनको पता है, एआई, ब्लॉकचेन, ये सारी चीज के बारे में पहले से ही उनको जानकारी धीरे धीरे हो रही है। थोड़ा उनको अवेयरनेस थोड़ा और विस्तार से बढ़ाने की सिर्फ आवश्यकता है। अब ये पूरे विश्व का समाचार अगर हम देखेंगे तो ब्लॉकचेन तकनीक को बढ़ाने के लिए वाणिज्य विभाग ने लिया महत्वपूर्ण फैसला। ये हमारी इंडिया का नहीं, ये विदेश का है। यहाँ देखिए मैंने ये हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति भी हैं। इसमें नई दिल्ली से समाचार निकला था। क्रिप्टो उद्योग के पुरजोर समर्थक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महत्वपूर्ण आंकड़ों को सार्वजनिक ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक और नई तकनीक के हवाले कर दिया है। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने ब्लॉकचेन पे तिमाही जीडीपी आंकड़ों को जारी करना शुरू कर दिया है। ऐसा दुनिया में पहली बार हो रहा है। वाणिज्य विभाग ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए तिमाही जीडीपी आंकड़ों में 9 प्रमुख ब्लॉकचेन, जिसमें नेटवर्क, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ट्रॉन, स्टेलर, एडवांस, आर्बिटम, पॉलीगॉन, पीओएस और आर्टिमियम पर जारी किया जाएगा। अब ये अमेरिका का वाणिज्य विभाग का है, पूरा डेटा ब्लॉकचेन पे इन्होंने आदेश दे दिया और सब कुछ जारी किया जा रहा है। अब इस पे देखिए, इस पे नए युग की शुरुआत। अमेरिका का यह कदम ब्लॉकचेन तकनीक को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। जीडीपी आंकड़ों को ब्लॉकचेन पर जारी करने से न केवल आंकड़ों की पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि यह डेफी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और नए वित्तीय उत्पादों के लिए नए अवसर भी खोलेगा। यहाँ नीचे भी लिखा हुआ, आंकड़े में नहीं हो सकेगी हेरफेर। ब्लॉकचेन पे आंकड़े वास्तविक समय और अपरिवर्तनीय होते हैं, जो इसे डेफी वित्तीय अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बताया गया। वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटिन ने कहा है, आर्थिक डेटा को ब्लॉकचेन पर जारी करने से अमेरिका की आर्थिक सच्चाई बिना किसी हेरफेर के वैश्विक रूप से सुलभ रहेगी। ये भविष्य बताया है। अब क्रिप्टो की विश्वसनीयता पे भी सरकार की मुहर, यह कि इस पे बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन ये ब्लॉकचेन का मैंने आपको ये पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट में बताने का प्रयास किया। एक रेगुलेशन जो चल रहा है ब्लॉकचेन को लेकर के, कि आने वाला 5 साल में सारे प्राइवेट, सरकारी या पूरा विश्व ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता ही काफी बढ़ती चली जा रही है। तो हम लोग जिस टेक्नोलॉजी पे आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम लोगों का जो मूल विषय है, मेन सब्जेक्ट है, ये ब्लॉकचेन ही है। ये सारा हम आपको आर्टिकल दिखाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग जिस विषय वस्तु पे यहाँ बैठे हैं या जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, उसका फ्यूचर में क्या डिमांड आने जा रहा है, क्यों हम लोग सुरक्षित यहाँ रहेंगे। तो आर्टिकल को दिखाने का मतलब हमारा सिर्फ इतना था। अब हम लोग और बैक में चलते हैं, हम लोग शुरुआत की थी स्टेबल कॉइन से। जैसे इसी के क्रम में हमने आपको बताया था कि इंडिया गवर्नमेंट ने भी सीबीडीसी लाइव किया। सीबीडीसी लाइव के पीछे वही सारी नीति है कि हम लोग मिडिल मैन से दूर रहेंगे, हमारा डेटा भी सुरक्षित रहेगा, तो हमारा ट्रांजेक्शन भी बिना कोई समय गंवाए दूसरे के पास आसानी से चला जाएगा। इसके पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा ये ब्लॉकचेन या इसकी पृष्ठभूमि क्या है। इसकी पृष्ठभूमि में अगर हम बात करेंगे, इसका बैकग्राउंड 2008 में दुनिया में एक बड़ी आर्थिक मंदी आई, जिसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहा गया।
2008 में एक समय आया था जो पूरी दुनिया में काफी हाहाकार मचा हुआ था। कई बड़े बैंक फेल हो गए थे, लोगों का बैंक से भरोसा कम हो गया था और सरकार को बैंक को बचाने के लिए पैसा भी देना पड़ा था। उस समय एक इंजीनियर था या वैज्ञानिक समझ लीजिए, उनके दिमाग में ये चीजें आई और उसने ये शुरुआत की। ये किसकी इसकी शुरुआत 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के ने एक व्हाइट पेपर जारी किया था। बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इसमें बताया गया कि कैसे बिना बैंक के साझे व्यक्ति को डिजिटल पैसा जा सकता है। ये इस पे इन्होंने शुरुआत किया था। इसके आगे हम लोग देखेंगे तो 2009 में इसी विचार पर आधारित पहला क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुआ था जिसका नाम बिटकॉइन है। जैसे बिटकॉइन आज पूरी दुनिया में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं है बिटकॉइन को लेकर के, वो लगभग सभी लोग बिटकॉइन के बारे में आज जान रहे हैं। ये 2009 में स्टार्ट हुआ था। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि बैंक पर निर्भरता खत्म करना, लोग सीधे एक दूसरे को पैसा भेज सके बिना मिडिलमैन के। दूसरा, फ्रॉड और डबल स्पेंडिंग रोकना, एक ही डिजिटल पैसा दो बार खर्च ना हो सके, इसमें भी ये रोकना है। इसके आगे हम लोग देखें, तीसरा हमारा जो है ब्लॉकचेन का ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, सभी ट्रांजैक्शन पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड हो, तो जैसा कि हमारे लेजर में रिकॉर्ड होता है। चौथा हमारा जो है सिक्योरिटी बढ़ाना, क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से डेटा सुरक्षित भी रहे। ये ब्लॉकचेन के फायदे हैं। अगर सरल शब्दों में हम कहें तो ब्लॉकचेन इसलिए बनी क्योंकि लोग एक ऐसा सिस्टम चाहते थे जो बैंक से स्वतंत्र हो, सुरक्षित हो और जिसे कोई भी अकेले नियंत्रित ना कर सके। तीन मेन भूमिका होती है, स्वतंत्र, सुरक्षित और किसी का नियंत्रण नहीं। जैसा भी आप लोग हर मीटिंग में सुनते हैं कि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज होता है, तो ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज ही होता है कि उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। नहीं चलता है। ब्लॉकचेन क्या है? पुनीत सर, किसी की आवाज आ रही? नहीं अब नहीं चल, जी दोनों का पंकज जी, आपका नहीं चलता है, देखो ना। पुनीत सर, पंकज जी मैं ऑल म्यूट का ऑप्शन कर रहा हूँ। ओके पंकज जी, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। ओके, हमारी आवाज जा रही सर? जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। ओके सर, थैंक यू। सॉरी दोस्तों, कुछ आ गया था, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे आपके सामने दिखा है ब्लॉकचेन क्या है। ये हमारी बैंक की दुनिया है। ये हमारा ये जो हमारा डिजिटल लेजर है, इसमें लेन देन का रिकॉर्ड होता है, लेकिन ये सिर्फ बैंक के पास होता है। जैसा कि आपके सामने दिखा हुआ है, ये बैंक के पास होता है। अब इसके उल्टे अगर हम लोग ब्लॉकचेन की जानकारी जब ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी लेते हैं तो ये इसका जो डेटा होता है ये पब्लिक लेजर होता है और पब्लिक लेजर में जो डेटा हमें दिखाई देगा वो डेटा आपको भी दिखाई देगा। इसका क्यों? क्योंकि ये जो हमारा ब्लॉकचेन होता है हजारों कंप्यूटर डिवाइसों से ये जुड़ा होता है, जैसा हजारों कंप्यूटर नोड्स के पास होता है। अगर हम लोग ये एमएसटी ब्लॉकचेन का अगर ओपन करते हैं और उसी टाइम आप भी ओपन करते हो, सेम डेटा आपको भी दिखाई देता है क्योंकि एक दूसरे डिवाइस से ये कनेक्टेड होता है। इसीलिए सेम अगर ये चीज हम बैंक का देखना चाहें तो बैंक में कुछ अलग दिखेगा और हमारे पोर्टल पे कुछ अलग। ये दोनों में डिफरेंस होता है बैंक और ब्लॉकचेन में। अब यहाँ देखेंगे डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जैसे इसमें ये बताया गया जैसे बैंक के ये ब्लॉकचेन क्या होता है, एक छोटे छोटे ब्लॉकों का एक चेन होता है और एक ब्लॉक जब हमारा बनता है तो उसके बाद दूसरा ब्लॉक ऑटोमेटिक बनता है और ब्लॉकों का एक चेन बनाता चला जाता है। इसी को ही ब्लॉकचेन होता है। जैसे नीचे आप देख रहे हैं ना, ब्लॉक के साथ में एक दूसरा ब्लॉक अटैच होता चला जा रहा है, इसीलिए ब्लॉक प्लस चेन, इसीलिए ब्लॉकचेन ही कहा गया है। इसमें हजारों कंप्यूटर्स या नोट्स होते हैं जो ब्लॉक बनते जाते हैं, एक दूसरे से ऑटो मर्ज होते जाते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। जब कोई ट्रांजैक्शन होता है जैसे बिटकॉइन भेजना, तो जब यहाँ से आप भेजते हैं तो ये ब्लॉक में जाता है और ब्लॉक को वेरीफाई कौन करता है? माइनर या वैलिडेटर करते हैं। जैसा आपके सामने फिगर में दिखा है कि नंबर 1 पे हमारा कोई बिटकॉइन भेज रहा है, तो ये ब्लॉक में आया, ब्लॉक ने इसको वेरीफाई किया कि हमारा
ट्रांजैक्शन सही है, इसको वेरीफाई करता है। तो ये सेकंड पोर्शन में जाता है, जैसे दूसरे नंबर पर लिखा है ब्लॉक को वेरीफाई किया जाता है। ये कौन करता है? माइनर, और दूसरा वैलिडेटर। अब ये माइनर और वैलिडेटर क्या होते हैं, इसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे। यहाँ दो शब्द आपको मिला हुआ, जैसे हम लोग वैलिडेटर होते हैं, ट्रांजेक्शन को ही वेरीफाई करते हैं। तीसरा हम लोग आते हैं, तो यहाँ ब्लॉक को वेरीफाई किया जाता है, माइनर और वैलिडेटर के द्वारा सेम सेम बातें यहाँ पे हैं। और जब ये वेरीफाई हो जाता है, तब वह ब्लॉक निचले ब्लॉक से जुड़ जाता है। जैसे लिखा हुआ ना कि वेरीफाई होने के बाद वह ब्लॉक निचले ब्लॉक से जुड़ जाता है, और इसी टाइप से ये चेन को बनाते हुए आगे बढ़ता है। जैसे नीचे भी लिखा हुआ ब्लॉक प्लस चेन, एक ब्लॉक दूसरा चेन, तो दोनों का ये होता है ब्लॉक चेन। ब्लॉक चेन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए आगे बढ़ता है, और जो भी हमारा डेटा होता है उसी ब्लॉक में ही स्टोर होता है। और जैसे ब्लॉक का अपना एक टाइमिंग होता है, वो हर डेटा ब्लॉक में स्टोर होते हुए ऑटोमेटिक ये डिसेंट्रलाइज वे में आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे नीचे लिखा ना, किसी तरीके से हमारा इसी इसी तरह ब्लॉक की एक चेन बनती है, ब्लॉक प्लस चेन बराबर ब्लॉक चेन होता है। तो ये हमारा ब्लॉक चेन काम करता है। आगे हम देखते हैं ब्लॉक चेन की खास बातें क्या होती है। ब्लॉक चेन की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, कोई भी इसको देख सकता है, जैसे पब्लिक ब्लॉक चेन में होता है। हमारा डेटा जो एमएसटी ब्लॉक चेन, ये पब्लिक ब्लॉक चेन है, इसको भी आप हर कोई देख सकता है। सेकेंड क्या होता है? सिक्योर, एक बार डाटा अगर जुड़ गया तो उसको बदल नहीं सकते हैं। तीसरा क्या होता है? ये परमानेंट, परमानेंट रिकॉर्ड हमेशा के लिए रहता है, इसमें रिकॉर्ड कभी डिलीट नहीं होता, ये परमानेंट होता है। तो ये अगला देखेंगे, ये पूरी तरह डिसेंट्रलाइज होता है, किसी एक का कोई भी कंट्रोल ब्लॉकचेन पे नहीं होता है। ये सबसे खास बातें होती हैं ब्लॉकचेन की। अगला हम देखते हैं कि ब्लॉकचेन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो ब्लॉकचेन का पहला उपयोग होता है क्रिप्टो करेंसी में, दूसरा उपयोग आप देखेंगे डिसेंट्रलाइज फिनेंस में होता है, तीसरा एनएफटी में होता है, चौथा आप देखेंगे सप्लाई चेन में होता है, और पांचवा वोटिंग सिस्टम में होता है। जैसे ये अभी तक ये पुराना रिकॉर्ड हमारे पास है, तो इसके अतिरिक्त भी आप ब्लॉकचेन का उपयोग कर सकते हैं, अभी वो आगे हम बताएंगे। लेकिन ये ब्लॉकचेन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये सब रिकॉर्ड दिया हुआ है। इसके आगे हम लोग चलते हैं, तो ब्लॉकचेन सेफ क्यों है? तो ब्लॉकचेन सेफ इसलिए है क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम होता है, किसी एक का कंट्रोल नहीं होता है। दूसरा क्रिप्टोग्राफी, ये हर डाटा के लिए स्ट्रांग इंक्रिप्शन होता है। तीसरा ब्लॉक लिंकेड होते हैं, ब्लॉकचेन से एक दूसरे से ब्लॉक जुड़े हुए होते हैं। चौथा कंसेंसस मैकेनिज्म होता है, नोड की सहमति चाहिए हर ब्लॉक को वैलिडेट करने के लिए। पांचवा जो होता है ट्रांसपेरेंसी होता है, रिकॉर्ड सबके सामने पब्लिक ब्लॉकचेन में होता है। तो ये ब्लॉकचेन इसीलिए सेफ होता है। अब देखेंगे ब्लॉकचेन कितने प्रकार के होते हैं। जैसा स्टार्टिंग में हमने बताया था कि हम लोग ब्लॉकचेन को समझने वाले हैं, ब्लॉकचेन कितने प्रकार का होता है उसको भी समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क क्या है? प्रूफ ऑफ वर्क होता है, प्रूफ ऑफ वर्क एक कंसेंसस मैकेनिज्म है जिसमें माइनर कंप्लीट मैथमेटिकल पजल सॉल्व करते हैं। जो सबसे पहले आंसर निकालता है वही नया ब्लॉक जोड़ता और उसी को रिवार्ड मिलता है। यहाँ पूरा समरी दिया गया। पहले नंबर पे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ यूजर ट्रांजेक्शन कहते हैं इसको। सेकंड पे देखिए माइनर पजल सॉल्व करने की रेस लगाते हैं, मतलब यहाँ माइनर जो होते हैं ये एक गणितीय पजल उसको सॉल्व करते हैं, जो सबसे पहले सॉल्व कर देता है वो अपना नया ब्लॉक जोड़ता है, और जो ब्लॉक जोड़ता है उसी को रिवार्ड मिलता है। ये POW में ये पहले वर्क होता था। जैसे प्रूफ ऑफ वर्क इस्तेमाल कहाँ होता है? अभी तक कितने लोगों ने इस्तेमाल किया, जिसमें बिटकॉइन है, लाइटकॉइन है, या पहले इथेरियम ने भी किया था, बाद में अपना पूरा मैकेनिज्म POS पे शिफ्ट कर दिया था। अब ये काम कैसे करता है? POW काम कैसे करता है? ब्लॉक होता है, दूसरा जो पहले सॉल्व करता है वह ब्लॉक ऐड करता है, जैसे मैं ऊपर बताया, और उसी को ही रिवार्ड मिलता है, इसीलिए माइनर्स को यहाँ रिवार्ड मिलता है। अभी यही रिवार्ड POS टेक्नोलॉजी में आपको वैलिडेटर करते हैं। तो यहाँ जो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है उनको माइनर बोलते हैं, और जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है उनको वैलिडेटर बोलते हैं। अब देखिए हमारे पास दूसरा टेक्नोलॉजी POS। POS क्या है? प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है? ये POS का फुल फॉर्म होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। अब प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक एक कंसेंसस मैकेनिज्म है जिसमें यूजर वैलिडेटर कॉइन स्टेक करके ब्लॉक वैलिडेटर करते हैं, और जिसमें ज्यादा कॉइन स्टेक करता है उसे ब्लॉक जोड़ने का चांस उतना ज्यादा होता है। ये
POS की मैंने नेचर के बारे में बताया है। यूजर अपनी कॉइन यहाँ स्टेक करते हैं। जैसे मान ली ब्लॉक, इसमें क्या है कि पीओएस टेक्नोलॉजी में आपको स्टेक करना होता है। जैसे हमारी जो टेक्नोलॉजी है पीओएस टेक्नोलॉजी हो, इसमें आप लोगों को बताया गया कि हमारा 1 2 3 शुरुआती 3 नोड जो है हमारी ब्लॉकचेन पे स्टेक है। उसी के बदले में हम लोगों को रिवार्ड आ रहा है, और जो भी रिवार्ड आ रहा है उस पर भी 50% हमारा कॉइन रिवार्ड पे स्टेक हो रहा, फिर जाके अगला हमारा रिवार्ड जनरेट हो रहा है। यही कारण है, क्योंकि पीओएस स्टेक पे ही ये चलता है। कैसे काम करता है? प्रूफ ऑफ स्टेक का इस्तेमाल कहाँ होता है? जैसे इथेरियम पे होता है, कार्डानो पे होता है, पोलकाडॉट पे होता है, हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन में भी होता है। आगे हम देखते हैं वैलिडेटर का चुनाव होता है, उन्हें रिवार्ड मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया वैलिडेटर का चुनाव होता है जो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है, और उन्हीं को रिवार्ड मिलता है। नीचे अब देखेंगे पीओएस कैसे काम करता है। अब ये इन्होंने बताया है, यूजर अपनी कॉइन को स्टेक करते हैं और स्टेक के बदले उनको रिवार्ड मिलता है। ब्लॉक वैलिडेट के बाद जैसे रिवार्ड उन्हें मिलता है। रिवार्ड, स्टेकिंग फीस, कई सारी इनकम यहाँ से होती है। ये प्रूफ ऑफ स्टेक का ये वर्क ऑफ नेचर है। तो अभी हम लोग 2 पॉइंट को क्लियर किए, पूरे विश्व का और भारत के साथ में पूरे विश्व का ब्लॉकचेन का जो इन्वायरमेंट है उसको देखे, हमारा ब्लॉकचेन काम कैसे करता है और ब्लॉकचेन की कितनी टेक्नोलॉजी है। जैसे 2 टेक्नोलॉजी पे हमने बात किया। पहला हमारा प्रूफ ऑफ वर्क है, सेकंड हमारा प्रूफ ऑफ स्टेक है। अब ये दोनों से अलग हमें थोड़ा सा इसके एनालिसिस करके, हम जो एमएसटी ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं ये कौन से टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो इसकी टेक्नोलॉजी को भी हम लोग देखने के लिए चलते हैं। हमारे पास एक ये एआई से लिया हुआ है। एआई क्या बोलता है एमएसटी, इसको देखते हैं। जैसे एमएसटी ब्लॉकचेन वैलिडेटर के बारे में जनवरी 2026 अपडेट, इसमें दिया हुआ कंसेंसस मैकेनिज्म पोसा प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, ये पीओएस और डीपीओएस का मिक्स है। वैलिडेटर रेपुटेशन स्टेक कंट्रीब्यूशन पर चुने जाते हैं। यहाँ वैलिडेटर की संख्या कुल 45 वैलिडेटर पूल हैं, जिनमें से 21 नोड एक्टिव रहते हैं हर टाइम, और ये डिसेंट्रलाइजेशन और एफिशिएंसी बैलेंस करता है। दूसरा हम देखेंगे फ्रैक्शन नोड इकोनॉमी, ये यूनिक फीचर है। आम लोग फुल नोड नहीं चला सकते, तो फ्रैक्शनल छोटे पार्ट्स में पार्टिसिपेट करके वैलिडेशन में हिस्सा ले सकते हैं और रिवार्ड कमा सकते हैं। इससे ज्यादा लोग नेटवर्क सिक्योर कर सकते हैं। तीसरा हमारा स्टेकिंग एंड रिवार्ड, वैलिडेटर और डेलीगेटर एमएसटीसी टोकन स्टेक करके रिवार्ड कमाते हैं। रिवार्ड इन्फ्लेशन एंड ट्रांजैक्शन फीस और नेटवर्क एक्टिविटीज से भी आते हैं। यहाँ कमाई भी होती है। एपीआई कमाई, पब्लिक स्टेट एपीआई फिगर उपलब्ध नहीं क्योंकि चेन नहीं है, तो कुछ दिन में हमारा एपीआई भी ये आ जाएगा, जैसे ये बता रहा है कि भी नहीं है। यहाँ पे कुछ सवाल भी हैं। जैसे पहला सवाल ये है, एमएसटी अन्य ब्लॉकचेन से अलग कैसे है? तो इसके बारे में बताया गया, एमएसटी तेजी, कम लेन देन शुल्क, स्केलेबिलिटी और पर्यावरण अनुकूल कंसेंसस तंत्र पर केंद्रित है, जिससे यह वास्तविक दुनिया के उपयोग के मामले के लिए अधिक कुशल और व्यवहारिक बनता है। अगला हम देखते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन अनुपालन कैसे सुनिश्चित करता है। तो एमएसटी ब्लॉकचेन एमएसटी नियामक मानकों का पालन करते हुए केवाईसी, एएमएल दिशा निर्देशों और पारदर्शी लेन देन निगरानी को इंटीग्रेट करता है, जबकि उपयोगकर्ता गोपनीयता को भी बनाए रखता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे एमएसटी, क्या मैं एमएसटी टोकन किसी अन्य वॉलेट में भेज सकता हूं? यहाँ लिखा हुआ हाँ, एमएसटी टोकन किसी भी समर्थित वॉलेट एड्रेस पर भेजे जा सकते हैं। लेन देन करने से पहले सही एड्रेस कॉपी करना सुनिश्चित करें ताकि टोकन खोने से बचे। अगला क्या है, मैं वॉलेट कैसे बना सकता हूं? तो एमएसटी का उपयोग करने के लिए आपको एक संगत क्रिप्टो वॉलेट की आवश्यकता होगी। आप मौजूदा वॉलेट जैसे मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्या एमएसटी ब्लॉकचेन सुरक्षित है? तो इसमें कहा गया हाँ, एमएसटी ब्लॉकचेन उन्नत क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम और विकेंद्रीकृत सत्यापन का उपयोग करता है, जो कि सुनिश्चित करता है कि सभी लेन देन सुरक्षित, छेड़छाड़ रहित और हैक प्रतिरोधी हों। अगला सवाल, एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है? एमएसटी ब्लॉकचेन भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन है, एक सुरक्षित विकेंद्रीकृत प्लेटफॉर्म जो तेज, पारदर्शी और विश्वसनीय डिजिटल लेन देन को सक्षम बनाता है, जिससे ब्लॉकचेन तकनीकी व्यक्तियों और व्यवसाय के लिए सुलभ बनती है। ये हाँ, अब आपको मैंने एक चीज बताया था, रियल वर्ल्ड क्या होता है। रियल वर्ल्ड के बारे में एक छोटी सी जानकारी यहाँ देखेंगे। दो आर्टिकल हमारे पास में है। पहला क्या होता है, रियल वर्ल्ड स्टेट
प्लस ब्लॉकचेन, जब असली दुनिया की घटना ब्लॉकचेन में सही तरीके से रिकॉर्ड हो जाए, उसी को रियल वर्ल्ड स्टेट ऑन ब्लॉकचेन बोलते हैं। और भी आसान भाषा में देखें, रियल वर्ल्ड स्टेट क्या है? रियल वर्ल्ड स्टेट का मतलब है असली दुनिया में जो सच हुआ है, जैसे पैसा ट्रांसफर करना ये सच हुआ, जमीन की रजिस्ट्री करना ये सच है, डिलीवरी करना ये सच है। ये सारा चीज ब्लॉकचेन पे जब हो जाता है तो इसको रियल वर्ल्ड स्टेट ऑन ब्लॉकचेन बोला जाता है। अब हम अगला देखते हैं हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन में क्या क्या खूबी, हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बीइंग एक ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर के बारे में बताया गया है। इसमें बताया ये गया है कि रिवार्ड, इसमें क्या क्या, इसमें रिवार्ड इंसेंटिव है, एक्टिव नेटवर्क पार्टिसिपेशन है, इनहेंस सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव स्केलेबिलिटी है। ये हमारा बीइंग ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर के बारे में है। नीचे आप देखेंगे तो और भी बताया गया, जैसे गवर्नमेंट्स एंड द वोटिंग राइट में आप इसको ले सकते हो, पोटेंशियल ऑफ द इंक्रीज वैल्यू और डिवर्सिफाइड इनकम स्ट्रीम और ड्रिवन इनोवेशन में भी आप इसको लाभ ले सकते हैं। तीसरा हमारी ब्लॉकचेन का यूज केस क्या है? यूज केस ऑफ द मिस्ट्री लेयर 1 ब्लॉकचेन, जैसे आगे मैंने बताया कि कई सारे ब्लॉकचेन किया जा सकता है, उसी तरीके से हमारा जो ये ब्लॉकचेन है इसका यूज केस क्या है। तो यूज केस को लेकर के हमारा यूज केस आप पहले देखते हैं, यूज केस ऑफ द ब्लॉकचेन। अब इसमें डिजिटल करेंसी है, जैसे डिजिटल करेंसी हर ब्लॉकचेन का अपना एक करेंसी होता है। तो इसमें लिखा है नेटिव कॉइन आर यूज पे ट्रांजेक्शन फीस में आप यूज कर सकते हैं, इंसेंटिव पार्टिसिपेंट टू वैलिडेट ट्रांजेक्शन एंड द मेंशन द नेटवर्क, आप इस जगह यूज कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज डेफी में भी आप यूज कर सकते हैं और नॉन फंजिकल टोकन बनाने में भी आप हमारा चेन यूज कर सकते हैं। इसका यूज केस और क्या है? हमारी चेन को यूज केस आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में भी कर सकते हैं, वोटिंग सिस्टम में भी कर सकते हैं, गेमिंग में भी कर सकते हैं, और नीचे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में भी हमारा कर सकते हैं, और ट्रेडिशनल सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मेडिकल में आप कर सकते हैं, बैंकिंग में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, ई कॉमर्स में भी हमारा इस चेन इस्तेमाल कर सकते हैं, होटल इंडस्ट्रीज में भी कर सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारी चेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अभी सबसे ज्यादा जो दुनिया में ब्लॉकचेन का यूज केस है, टॉप 10 यूज केस ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे ज्यादा यूज जो ब्लॉकचेन को अभी पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं, उसमें से दूसरे पे है क्रिएटिंग स्मार्ट कॉन्टैक्ट करके, इस पे इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद इंटरनेट ऑफ द थिंग्स है, IoT, रियल इस्टेट भी इसको यूज है। पर्सनल आइडेंटिटी सेफ्टी के लिए भी ब्लॉकचेन का उपयोग किया जा सकता है, क्या नहीं लोग कर रहे हैं। लॉजिस्टिक में भी ब्लॉकचेन का उपयोग हो रहा है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में भी ब्लॉकचेन का उपयोग हो रहा है, और एजुकेशन में भी हो रहा है, हेल्थ सेक्टर एंड नॉन फंजिबल टोकन में भी हो रहा है। अभी तक ब्लॉकचेन का टॉप 10 यूज केस है जो पूरी दुनिया में लोग ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, ये हमारी यूज केसेस हैं। अभी नए सारे सेक्टर में जो मैंने अभी आपको बताया, होटल इंडस्ट्री से लेके बहुत सारे सेक्टरों में ब्लॉकचेन का उपयोग होना स्टार्ट हो चुका है। इसके आगे हम लोग देखते हैं तो क्रिप्टो कैटेगरी क्या होता है। जैसे आपके सामने L1 DeFi, कई सारी कैटेगरी हम लोग सामने आई है। जैसे आप देखेंगे L1 लेयर 1 DeFi, मीम्स, AI, डीपिन एंड RWA। तो RWA के बारे में मैंने बताया, रियल वर्ल्ड एसेट होता है। जो आगे मैंने बताया, AI के बारे में काफी लोकप्रिय होता चला जा रहा है, सभी लोग अपना सोशल मीडिया में AI से समर्थित वीडियो अपना डालना शुरू किए, तो AI के बारे में भी लोग जान रहे हैं। मीम्स, डेफी, डिफाई फाइनेंस होता है, इसके बारे में वो L1 मतलब लेयर 1 होता है, जिसके बारे में हम लोग डेली पाठशाला में पढ़ाई ही करते हैं। हमारे कई सारे एक्सपर्ट आते हैं जो कि डेली बताते हैं। आगे हम देखेंगे डेफी वर्सेस ट्रेडिशनल फाइनेंस क्या होता है। डेफी क्या होता है? परंपरागत बैंकिंग में आपको KYC, पेपर वर्क और बैंकों की शर्तों पर निर्भर रहना पड़ता है। डेफी में सिर्फ आप एक क्रिप्टो वॉलेट चाहिए, और डेफी 24/7 मतलब 7 दिन और 24 घंटे चलता है, कोई बैंकिंग का अवकाश नहीं होता है। आपका डेटा, आपकी प्राइवेसी, सब कुछ आपके हाथ में होता है। ये डेफी का कुछ खास बातें हैं। और आगे अगर हम देखेंगे क्विक टिप्स जो रिड्यूस गैस फीस में करते हैं, इसमें ट्रांजैक्ट ड्यूरिंग ऑफ द पीक आवर, यूज लेयर टू सोल्यूशन इजी आर्बिटम ऑप्टिमिज्म, सेट कस्टम गैस लिमिट ऑन द योर वॉलेट। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है?
जैसे उसके पहले भी मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ और थोड़ा क्लियर किया है। डीफी होता क्या, बैंकिंग बिना बैंक के। डीफी हमें वो सुविधा देता है जो हम लोग बैंकिंग भी करेंगे बिना बैंक के। थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। जैसे लोन लेना, स्टेकिंग करना, यील्ड फार्मिंग करना, ये डेफी के अंतर्गत ये सर्विस होते हैं। जानिए वेब थ्री की नई फाइनेंस क्रांतिकारी के बारे में। डेफी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, डेफी एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम है जो बिना बैंक या बिचौलिए के चलता है या ब्लॉकचेन पे आधारित होता है, और इसमें सभी लेन देन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप अपने पैसे के खुद मालिक होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता। जैसे बैंक में क्या होता है, हम पैसे अगर देते हैं तो पैसा वहां अकाउंट में जमा कर हम मालिक नहीं रह सकते हैं और नहीं रह जाते। जब हमें पैसे की आवश्यकता होती है, कभी वह नेटवर्क फेल हो जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी केवाईसी का प्रॉब्लम आ जाता है, तो कई सारी झमेले आते हैं। मतलब पैसा तो मेरा होता, नाम मेरा होता, लेकिन मालिक कोई थर्ड होता है। डेफी इसी को डी फाइनेंस भी बोला जाता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। अगला हम लोग देखते हैं, तो डेफी से क्या क्या कर सकते हैं। डेफी के बारे में बताया गया, लोन लेना या देना, किसी बैंक के बिना भी लोन लेना और दे भी सकते हैं। स्टेकिंग कर सकते हैं, अपने क्रिप्टो को लॉक करके ब्याज भी यहाँ कमा सकते हैं। और यील्ड फार्मिंग कर सकते हैं, हाई रिटर्न कमाने का तकनीक। स्वैपिंग, एक क्रिप्टो दूसरे को टोकन से बदलना, उसी को स्वैपिंग कहते हैं। जैसे आपके पास यूएसडीटी है, अगर इसको बीएनबी करना चाहते हैं तो इसका रूप चेंज हो जाएगा, यूएसडीटी से बीएनबी हो जाएगा। इस प्रक्रिया को स्वैपिंग बोला जाता है। आगे हम देखेंगे, जैसा हाँ, इसके बारे में हम लोग भी बात कर रहे थे कि जैसे हमारा पीओडब्ल्यू देखा हमने, पीओएस भी देखा। अब हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन एस ए, हमारी टेक्नोलॉजी का नाम पीओएस पोसा बोलते हैं। इसमें ये दो टेक्नोलॉजी का मिश्रण है। पहला पीओएस प्लस पीओए, पोसा कंबाइंड प्रूफ ऑफ द स्टेक, इसको पोसा बोलता है, प्रूफ ऑफ द अथॉरिटी पीओए, ये दोनों का कंबाइंड है, इसलिए इसका नाम ये टेक्नोलॉजी हुआ पोसा। अब नीचे आप देखेंगे, वैलिडेटर स्टेक टोकन ओनली सेलेक्टेड रिप्यूटेबल वैलिडेटर, फास्ट, लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली होता है पोसा। पोसा के बारे में आगे भी देखेंगे। पोसा बराबर स्पीड प्लस सिक्योरिटी शेपिंग द फ्यूचर ब्लॉकचेन। हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये हाइब्रिड कंसेंसस मैकेनिज्म पे काम करता है, इसलिए पोसा पे है। आगे हम देखें, यूजर ऑफ द यूज बाय मेजर ब्लॉकचेन, पोसा इन यूज, बीएनबी स्मार्ट चेन, गेमफाई प्रोजेक्ट, डेफी ऐप, टोकन लॉन्च पैड। पोसा पे हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इसमें बीएनबी स्मार्ट चेन ने भी पोसा को यूज किया है, गेमफाई प्रोजेक्ट ने भी किया है, डेफी एप्स भी किया है, और कुछ टोकन लॉन्च पैड ने भी पोसा का इस्तेमाल किया है। ए गो टू मॉडल ऑफ द हायर परफॉर्मेंस इकोसिस्टम, ये हमारा टेक्नोलॉजी। अभी तक हम लोग समझे क्या कि सीबीडीसी क्या है, या पूरे विश्व का अभी जो ब्लॉकचेन को लेकर रेशन जो चल रहा है उसके बारे में हम लोग जानकारी लिए, और कुछ ब्लॉकचेन का छोटे छोटे हाइलाइट्स हम लोग ले लिया कि ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन पे कितनी टेक्नोलॉजी अभी वर्क कर रही है। इसमें मुख्य रूप से हमारा पीओडब्ल्यू पीओएस पे हम लोगों ने डिटेल लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। तो जहाँ हमें समझ में आया हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन पीओएस पोसा पे वर्क करती है। ये पोसा क्या होता है, पोसा पीओएस एंड पीओए अथॉरिटी का एक मिश्रण होता है, जिसको हाइब्रिड बोला जाता है, इसलिए इसका नाम पोसा होता है। कई सारे चेनों में आप देखेंगे कंसेंसस मैकेनिज्म तो होता है, लेकिन हमारा जो हमारा हाइब्रिड कंसेंसस मैकेनिज्म होता है। इसलिए अभी तक का जितना भी लाइव चेन है उससे हम लोग एडवांस में है। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ तो कोई आईसीओ आईडीओ वगैरह तो होता नहीं है, लेकिन हम लोग जो पूरा सिस्टम है वैलिडेटर ड्रिवन सिस्टम है। जो वैलिडेटर होता है यहाँ, उसको ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के एवज में उसको रिवार्ड मिलता है, और जो रिवार्ड मिलता है हमारी ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन मिलता है। जैसा पिछले 14 महीने से ये लगातार रिवार्ड मिलता जा रहा है, हम लोगों के वॉलेट में भी आ रहा है। कैसे मिल रहा है, आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि जैसे हम लोग देखते हैं अभी हमारा 9वां नोड एक्टिव है, और 9वां नोड जो एक्टिव है तो हमारे रिवार्ड में कितने कॉइन आ रहे हैं, 9.14 कॉइन आ रहे हैं। इसके पहले आप देखेंगे 10.29 भी, मतलब 10.29 कॉइन भी आ रहे थे इसके पहले। जब ये स्टार्ट हुआ था तो आपको 20.57 कॉइन आ रहे थे। इस हिसाब से घटते घटते 9.14 कॉइन हुआ, और जैसे ही हमारा 10वां नोड एक्टिव होगा तो 8.23 कॉइन भी हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा देखना ये चाहेंगे कि ये 9.14
कॉइन जो हमें आ रहा है इसका तरीका क्या है, किस मैकेनिज्म के साथ में ये कॉइन हमें मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं कैलकुलेटर पे। और थोड़ा सा पुनीत सर अगर आप हैं तो हमारा थोड़ा हेल्प कीजिएगा, हमारे साथ में बने रहिए। कुछ सवाल है जो आप मुझे हेल्प करेंगे तो आसानी से हम लोग बात करेंगे। जी पुनीत सर। जी जी, आपका आवाज आ रहा है पंकज जी। ओके ओके ओके। हाँ थोड़ा सा आप हेल्प करना जैसे। ओके ओके। आप मुझे एक बात बताइए, अभी हमारा नाइन्थ नोड एक्टिव है या एट, कौन सा नोड एक्टिव है? जी थोड़ा एक्टिव सपोर्ट 9th है। करेंगे सर, पुनीत सर। एक्टिव नोड 9th है। हेलो। हेलो हेलो, हाँ पंकज जी, आवाज आ रही है चलिए आपको? ठीक, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। जैसा कि हम लोग देखते हैं नाइन्थ नोड, नाइन्थ क्लियर। एक, हाँ आपकी आवाज आ रही है सर। पंकज जी, आपका आवाज क्या ब्रेक हो रहा है। पुनीत सर, हमारी आपकी हमारी आवाज आवाज जा रही है अब तक? पंकज जी, एक मिनट एक मिनट। अभी? अभी लाउड एंड क्लियर। ओके। हाँ थोड़ा सा आप लाइन पर रहिए, कुछ सवाल हम पूछेंगे, आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। जैसे अभी हमारा नाइन्थ नोड एक्टिव है, तो पुनीत सर एक बात बताइए, एक नोड में कितने फ्रैक्शन होते हैं? 70,000। 70,000। ओके। ये हमारा 70,000 फ्रैक्शन होते हैं। तो टोटल जो हमारी फ्रैक्शन की संख्या क्या है? अभी तक जो हमारा फ्रैक्शन हो चुका है जिसमें से 6,30,000 फ्रैक्शन हमारे पास हो चुके हैं। ठीक है। इसके पहले हम लोग देखते हैं कि इसको डिवाइड कहाँ से करना होता है। जैसे पुनीत सर एक बार बताएंगे आप, अभी हमारा जो ब्लॉक बनने का जो हमारा जो ये टाइमिंग है क्या है? 3 सेकंड। 3 सेकंड में हमारा एक ब्लॉक बनते हैं, और एक ब्लॉक में कितने हमारे रिवार्ड जनरेट होते हैं सर? 200। 200। अगर ये 3 सेकंड में अगर एक ब्लॉक बनते हैं तो यानी कि 1 मिनट में है 20 ब्लॉक बनेंगे, क्यों सर? जी गुणे 20। जैसे एक मिनट में 20 ब्लॉक बनेंगे, यानी एक मिनट में हमारा 4,000 कॉइन ये मिंट होकर के तैयार होगा। और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इसको नहीं नहीं 60, इसको 60 से हम गुणा करते हैं तो एक घंटे में कितना बन के तैयार हो रहा है? 2,40,000 कॉइन हमारा मिंट हो रहा है। अगर एक दिन का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो 24 घंटे में 57,60,000 रिवार्ड हमें जनरेट होते हैं। ये जी, हमारा 24 घंटे का। अभी इसके पहले हम लोग कितना फ्रैक्शन हम लोगों ने देखा था सर? 1 मिनट, तो वो था टोटल अपना 9th नोड एक का मिनट ना। 1 मिनट चलिए रुको। मैं बता रहा हूँ। 6,30,000। हम्म 6,30,000 ये हमारा टोटल जो हमारा एक दिन में जो 24 घंटे में रिवार्ड हमारे मिंट के माध्यम से तैयार हो रहे हैं 57,60,000 हैं। और जिसमें टोटल फ्रैक्शन जो हमारी एक्टिव है उसमें हम देखेंगे 6,30,000। जैसा जो हमारा हिस्ट्री बता रहा है कि 6,30,000 अभी तक फ्रैक्शन हमारे एक्टिव हो चुके हैं। तो 6,30,000 से हम लोग जब इसको भागा देते हैं तो एकदम कैलकुलेशन देखिए निकल के आ रहा है 9.14। अभी नवा नोड जो हमारा एक्टिव है तो कितना हमें रिवार्ड में प्राप्त हो रहा है? 9.14। और हम्म जैसे ही हमारा ये 10वां नोड हमारा एक्टिव होगा, इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 8.23। हम लोग इसको भी थोड़ा देखते हैं कि जब ये 10वां नोड एक्टिव होगा तो मतलब 70,000 जब फ्रैक्शन हमारे एक्टिव हो जाएंगे तो हमारा अगला नोड हमारा एक्टिव होता है। तो जो 6,30,000 है ये हमारा टोटल 7 लाख कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही 7 लाख हो जाएगा तो हमें रिवार्ड मिलना कितना शुरू हो जाएगा? 8 पॉइंट। 8.22। ये हमें रिवार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे। ये जैसे ही हमारा 10वां नोड 11वां नोड एक्टिव होगा तो हमारा टोटल जो संख्या होगी 7,70,000 की होगी। उस समय हमें कॉइन मिलना शुरू होंगे 7.48 कॉइन। और इसी हिसाब से आप अगले बढ़ते हुए देखेंगे, जैसे 7,70,000 पे ये कॉइन आ रहा है, हमारा अगला नोड भी जब हमारा एक्टिव होगा तो यहाँ भी 70,000 फ्रैक्शन ऐड हो जाएंगे। और जैसे ही 70,000 फ्रैक्शन ऐड होंगे तो 8,40,000 हमारी टोटल संख्या हो जाएगी। तो इस पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा 6.85 हमें रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे। और एक समय इसी तरीके से हमारा बढ़ता जाएगा। अगला फिर अगर नोड ये एक्टिव होगा तो 9,10,000 इस पे देखेंगे। एक मिनट। तो 6.32 इस हिसाब से हमारा ये एक्टिव होता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा 3 पॉइंट कुछ रिवार्ड हमें प्राप्त में होंगे, जैसा कि हमारा चार्ट में दिखाया गया है। 21 नोड पे 3.92 रिवार्ड हमें आपको ये मिलने वाले हैं।
तो इसी हिसाब से अब हमें आपको करना क्या है कि हमें अगले 20 साल तक जो रिवार्ड लेना है, इसको कैसे अपना स्ट्रक्चर सेट करना, अपनी प्रोग्रामिंग सेट करना है कि जिससे 10 साल के बाद हमें कितना रिवार्ड आ रहा है, 20 साल के बाद कितना रिवार्ड आ रहा है। उसके लिए भी मैंने थोड़ा सा ग्राफ बनाया है और उसको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि ये ग्राफ के अनुसार अपनी प्लानिंग अगर आप करते हैं तो इन फ्यूचर पंकज में जी वॉइस ब्रेक हो रहा है। आप पंकज फायदे जी में रहेंगे, क्योंकि आज का हम लोग जो देख रहे हैं ना। जी पुनीत सर, आवाज हमारी ब्रेक हो रही है। हाँ हाँ, आवाज ब्रेक हो रहा है। पंकज जी, इसमें ओ, मैं ओ, बताना चाहूंगा, जो हाल्विंग होगा उसका भी असर आएगा कॉइन, जो माइनिंग होगा उसमें, मिंटिंग होगा, सॉरी। जी पुनीत सर, अगर हमारी आवाज ब्रेक हो रही तो इसके आगे का सेशन हम अगले दिन ले लेंगे, यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। ओके, थैंक यू। जी पुनीत सर। जी जी ओके सर, कंटिन्यू कीजिए सर। जी जी पंकज जी, तो जैसा पंकज जी ने हमारे को बताया कि कॉइन का जो माइनिंग है और हमारे पास जो मिंटिंग मिंटिंग होके कॉइन जो मिलेंगे, वो हमारे को यहाँ पे पहले से निर्धारित जो कैलकुलेशन है उसके आधार पे मिलेगा। उसमें मैं थोड़ा सा चर्चा आपको बताना चाहूंगा। थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो रहा था, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, उस वजह से मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ साथियों। आज का सेशन में कुछ चीजें जो अभी अधूरी रह गई थी, कि हमारे को किस कदर से मिंटिंग में कॉइन्स मिलेंगे। और इसी के साथ साथ बताना चाहूंगा साथियों कि जो वियतनाम ट्रिप है, वियतनाम ट्रिप हमारे लिए अभी कुछ दिन ही बचे हैं और हमें जल्द से जल्द इनको वियतनाम ट्रिप को कंप्लीट करना है, क्योंकि यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनोवेशन है। जो साथी बाली इंडोनेशिया गए थे, वहां पे हमने ये चीज फील किया, उसको जाना हमने कि ये हमारा ट्रिप कितना शानदार होने वाला है। और वियतनाम के अंदर जो हमारा ट्रिप क्वालिफिकेशन के लिए अभी हमारे पास मात्र 10 दिन बचे हैं, और इन 10 दिन में आप उस टूर को क्वालिफाई कर सकते हैं साथियों। बहुत ही यादगार ये अवसर रहेगा हमारे लिए। तो आप सभी जिन साथियों ने अभी टूर क्वालिफाई कर लिया है और जिन्होंने नहीं किया है, वो उस चीज को क्वालिफाई करें साथियों। तो आपको जो मिंटिंग जो है, मिंटिंग की पूरी सीट हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे। और इसी के साथ आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना है कि हमारा 23 फरवरी 2026 को हमारे को फाउंडर, हमारे डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर हमारे साथ लाइव रहेंगे, जिसमें हमें बहुत कुछ उनसे जानने का मौका मिलेगा। हमारे साथ जब भी वो रूबरू होते हैं तो आपको पता है साथियों कि वो बहुत सी नई इंफॉर्मेशन, नई सूचनाएं और हमारे लिए खुशियों भरा पिटारा लेके आते हैं। तो आप सभी इंटायर कम्युनिटी से, सभी साथियों से एक अनुरोध है कि आप अपनी इंटायर टीम को यह मैसेज करें, कॉल करें, उन्हें व्हाट्सअप करें। और बाकायदा जूम का लिंक सभी के साथ शेयर कर दिया गया है। 23 तारीख शाम 9 बजे सेशन में मैक्सिमम सभी साथियों को आप लेके आए, क्योंकि यहां पे आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो पिछले 1 साल से हम अचीव करते आ रहे हैं साथियों। इसी के साथ वियतनाम ट्रिप में जिन साथियों ने क्वालिफाई कर लिया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो साथी अभी कुछ दूरी पे हैं, अभी अचीव करना उनके लिए बकाया है, कुछ गोल्स उनका अभी सेट नहीं हुआ है, कुछ पेंडिंग रह गया, उनको जल्द से जल्द आप पूर्ण करें, क्योंकि वियतनाम इज कॉलिंग अस। वियतनाम हमें बुला रहा है, हमें वो टूर क्वालिफाई करना है। और बहुत ही शानदार इस 2026 का, साल 2026 का एमएसटी का पहला ग्लोबल बिजनेस टूर हो रहा है। पहला टूर है, आगामी टाइम में और भी अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स मिलेंगे। तो इसको अवश्य आप क्वालिफाई करें। यहाँ पे क्राइटेरिया जो दिया गया था वो 1 फरवरी 2026 से लेके 28 फरवरी 2026 तक का है।
सभी के गोल्स